हेलो दोस्तों, सब अच्छे होंगे। आशा है कि आपके स्टेट की तैयारी है जो ज़ोर शोर से चल रही है। अभी आगामी जुलाई में आपका स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप आज हम लेवल 3 का एसएसटी का एक पेपर है जो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयोगी होगी। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं: अनौपचारिक शिक्षा, विशेष शिक्षा या समावेशी शिक्षा। क्योंकि जो समाज के रूप से पिछड़े बालक हैं उनके लिए हम समावेशी शिक्षा को महत्व देंगे। और समावेशी शिक्षा इसका क्या है कि आंसर होगा। आगे निम्न में से कौन सा कथन एरिक्सन ने मनो सामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था से संबंधित नहीं है। कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा किशोरों से संबंधित जो है वो नहीं है। तो देखते हैं। अहम पहचान धनात्मक मनो सामाजिक पहलू, या फिर पहचान ऋणात्मक मनोसामाजिक पहलू, असामाजिक एक तटस्थ मनोसामाजिक पहलू, या फोर्थ नंबर है पहचान कोई मनोसामाजिक पहलू ही नहीं। यानी जो नेगेटिव है वो तो कट ही गया। जैसे ये इसका आंसर नहीं होगा। अहम पहचान तटस्थ नहीं होगा, ये भी इसका गलत रॉन्ग हो गया। और धनात्मक पहलू इसका ऋणात्मक नहीं होता, जबकि इसका धनात्मक होता है। तो आंसर नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। एक सृजनशील बालक में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जा सकती। अगर कोई बालक सृजनशील है तो उसमें क्या नहीं देखी जा सकती। ये देखी जाती है, अब सारी चिंतन होता है उसके अंदर, अति जिज्ञासा होती है, उच्च कल्पनाएं होती है उसके अंदर, लेकिन परंपरागत विचार जो है वो इसके अंदर नहीं होते। तो ये इसके अंदर नहीं होते। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती। अब देखना यह है कि सकारात्मक प्रभाव कौन सी जो प्रक्रिया है वो सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती। सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार अगर होगा तो वो भी सकारात्मक रूप से प्रभाव डालती है, लेकिन स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं ये भी डालती है। जो डालती नहीं है वो जो है हमारी ये प्रक्रिया है जो डालती नहीं है। सामाजिक पूर्वाग्रह बच्चे का कोई होगा तो उसका ऊपर है वो जो है प्रभाव नहीं डालती। ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में 5 नंबर क्वेश्चन है कि वाइगोस्की का संयुक्त विकास क्षेत्र संदर्भित करता है। यानी वाइगोस्की जिन्होंने बच्चे का संयुक्त विकास क्षेत्र किसके लिए बनाया है, यानी संयुक्त विकास क्षेत्र क्या होता है। बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है ये होता है, या फिर सेकंड बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर सकता ये होता है, या बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निवेदन में क्या कर सकता है या निर्देश में क्या कर सकता है इसे कह सकते हैं। या फिर फोर्थ नंबर है कि बच्चा किस ज्ञानी के निर्देश में क्या नहीं कर सकता। तो नहीं वाले सारे नेगेटिव इसके हो गए। जो इसका सही होगा जो होगा बच्चा किस ज्ञानी व्यक्ति के निर्देश में क्या कर सकता है, ये प्रश्न इसका आंसर जो है वो राइट है हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर देखते हैं कि प्रश्न नंबर है अपना, यदि कोई विद्यार्थी उपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण करते हैं। जिस प्रकार कोई बच्चा है जिसका अनुमान लगाया जाता है कि वो ये कार्य कर सकता है और लेकिन वो नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें नैदानिक उपचार जो है वो उसका करते हैं। समावेशी केवल विकलांग लोगों तक ही सीमित नहीं है।
आंसर प्रश्न नंबर 7 जो देखते हैं कि समावेशी केवल दिव्यांग लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना। यह शिक्षा के समावेशन का अर्थ है किसी के द्वारा स्पष्ट किया गया है। यानी ये जो समावेशी शिक्षा जो इसमें लिखा गया है कि यह केवल एक दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी बच्चों के लिए है कि किसी बच्चे का किसी तरह का बहिष्कार नहीं किया जा सके। तो शिक्षा में समावेशन का जो अर्थ है वो क्या है और किसके द्वारा दिया गया है, ये जो दिया गया है, जो क्या किसके द्वारा दिया गया है, ये हमारे जो ये दिया गया है ये एनसीएफ 2005 के मुताबिक है, इसका आंसर है 1 नंबर है, इसका सही है। वृद्धि और विकास के किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? जब किसी बच्चे में वृद्धि होती है और उसका विकास होता है तो उसमें कौन कौन से लक्षण हैं जो दिखाई हमें देते हैं? तो इसमें कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं? शरीर के आकार में परिवर्तन होता है क्या? बिल्कुल होता है। शरीर के अनुपात में परिवर्तन होता है? बिल्कुल होता है। पुराने लक्षणों का विलोपन होता है, यानी जो बच्चा पहले शरारत करता था अब बढ़िया तरीके से व्यवहार कर रहा है, क्या वो परिवर्तन होते हैं? ज़रूर होते हैं। नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण होता है, या ये भी ज़रूर होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हो जाएगा कि बच्चे के अंदर सभी प्रकार के जो है वो ABC सारे आंसर से राइट हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर है, सही माना गया है। और आगे देखते हैं, ये आगे इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का उद्गम एवं सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता? यानी अगर अभिप्रेरणा दे रहे हैं और अधिगम में उसमें सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं हो रहे तो उसका क्या कारण है, हो सकता है स्पष्ट नहीं करता? कौन सा कारण है जो ये स्पष्ट नहीं कर सकता? बाकी सारे सही है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है। नंबर 1, अभिप्रेरणा सीखने के अवसर को निश्चित दिशा प्रदान करती है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार में सक्रियता लाती है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को चयनात्मक बनाती है। अब देखो ये सारे ऑप्शन जो है अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार में क्षीण करती है, यानी उसे संकोचित थोड़ा क्षेत्र में कर देती है। तो यही रॉन्ग इसका ऑप्शन है जो है वो माना जाएगा, क्योंकि बच्चे की जो है व्यवहार है सीखना है, जो व्यवहार को क्षीण नहीं करता। तो ये आंसर ए इसका रॉन्ग हो जाएगा। आगे वैसे ये गलत है, लेकिन 9 नंबर आंसर के अनुसार है, 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को किन स्तर में सुनिश्चित कीजिए? यानी अब नैतिकता के जो स्तर दिखाए गए हैं हमें उनका पता लगाना है भी। अच्छे अंत व्यक्तिगत संबंध जो है जो नैतिक के कौन से स्तर पर आती है बच्चे के अंदर है, तो वो हमारी आती है अच्छे नैतिक संबंध बच्चे में कब आते हैं? अच्छे नैतिक संबंध बच्चे के अंदर है जो आते हैं वो अच्छे संबंध नैतिक स्तर 2 में आते हैं बच्चे के। और व्यक्तिवाद एवं विनियम बच्चे के अंदर कब आता है? तो ये आता है पहले स्तर में बच्चे के ये गुण आने शुरू हो जाते हैं। सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तित्व का अधिकार बच्चे के अंदर, जो सामाजिक और व्यक्तित्व का आधार है वो बच्चे के अंदर है कब विकसित होता है? जो होता है नैतिकता के तीसरे स्तर में। और सार्वभौमिक नियम जो कि सभी के लिए बनाए हुए हैं नियम है वो भी बच्चे के अंदर है, इसी 3 नंबर स्तर में आ जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है हो जाएगा 4 नंबर। आगे प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा और उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है तो उसे कहते हैं। जब कोई कार्य है उसे बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के करता है, यानी उसमें कोई उसकी उद्देश्य नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती,
तो वह क्या होता है, अविराम सीखना, पूर्ण सीखना, अंश सीखना या प्रासंगिक सीखना। न तो इसमें पूर्ण सीखना होता है और न इसमें आंशिक सीखना होता है। ये बच्चे में क्या होता है कि प्रासंगिक सीखना कहलाता है। बच्चे का क्या कहलाता है, प्रासंगिक सीखना कहलाता है। तो आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न नंबर है हमारा आ जाता है, निम्न में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरणा के संबंध में सही नहीं है। जो अपने जैविक, इंग्लिश में देख लेते हैं, जैविक बायोलॉजिकल, जो बायोलॉजिकल है अभिप्रेरक है वो संबंधित नहीं है। बायोलॉजिकल है अभिप्रेरक संबंधित किससे नहीं है। वे सार्वभौमिक होते हैं, वे जन्मजात होते हैं, वे जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, वे व्यक्ति की समष्टि से संबंधित नहीं होते। इसमें नहीं वाला ऑप्शन है जो हमें विशेष तौर से स्टेट के अंदर एक ही ध्यान देना होता है। ये जो नहीं का ऑप्शन आता है उसको अंडरलाइन पहले करना होता है कि इसमें क्या कह रहा है। ये तो बच्चे के अंदर होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, लेकिन ये वाला इसमें कभी नहीं होता। तो आंसर इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ नंबर, यानी ये सभी नहीं होते और ये फोर्थ नंबर है, इसका आंसर राइट हो जाता है। आगे, निम्न में से कौन सी परीक्षाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार है। यानी अगर हमें किसी बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है तो उसके लिए कौन सी परीक्षा उपयोगी रहती है। लिखित होनी चाहिए परीक्षा या फिर मौखिक होनी चाहिए। सी नंबर ऑप्शन कहता है कि व्यवहारिक होनी चाहिए। डी नंबर कहता है कि प्रयोगिक होनी चाहिए, यानी जो उसके प्रयोग में आए और प्रयोग से कोई चीज़ वो सिद्ध कर सके। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित ये परीक्षाएं जो है इसमें कौन सा कूट सही है। तो इसमें लिखित भी होनी चाहिए, मौखिक भी होनी चाहिए और व्यवहारिक भी होनी चाहिए और प्रयोगात्मक भी होनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ नंबर, जो हमारा राइट आंसर है। आगे लिखा है कि निम्न में से कौन सा कथन वृद्धि बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है। भी जो बुद्धि का परीक्षण है उसमें कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो अलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है, क्या ये सही है। अलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है, हाँ राइट है, ये बात तो सही है। शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दोनों प्रकार से हो सकते हैं, हाँ शब्दों का प्रयोग तो एक व्यक्ति पर कर सकते हैं और समूह पर भी कर सकते हैं। आगे पूछ रहा है, क्या अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन, हाँ ये गलत है अपना। अशाब्दिक परीक्षण बुद्धि का मापन चित्रों आकृतियों के द्वारा किया जाता है, ये तो राइट है। लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति है या अशिक्षित व्यक्ति है उसके द्वारा हम ये कार्य निष्पादन नहीं करा सकते, तो यही इसका रॉन्ग आंसर हो जाता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा युग्म गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व एवं उसके आयाम से संबंधित सही नहीं है। यानी गिलफोर्ड ने हमें कुछ आयाम दिए थे, जैसे उसमें जो उत्पाद जैसे क्रिया और संयोग क्रिया विषय वस्तु आदि कई तरह के उत्पाद दिए थे, तो उनका संबंध क्या है। तो देखते हैं, सही नहीं है। इकाई उत्पाद होती है, संज्ञान संक्रिया होती है, मूल्यांकन संक्रिया होती है, संबंध जो है वो विषय वस्तु कभी नहीं होती। तो इसका आंसर रॉन्ग हो जाता है ये, और क्वेश्चन में ये नहीं को अवश्य ध्यान में रखें। तो आगे देखते हैं, नीचे लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी बाल केंद्रीय अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है। अब देखो दोबारा नहीं पर फोकस करो। सार्थक सीखने के अवसर होने चाहिए, एकल शिक्षण मार्ग होना चाहिए, सतत मूल्यांकन होना चाहिए, सुलभ शिक्षण सेटिंग्स होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चे की कौन सी विशेषता बाल केंद्रित विशेषता की नहीं है। यानी सार्थक सीखना बालक के लिए अच्छा होता है और सतत मूल्यांकन बच्चे का होना चाहिए और सुलभ यानी आसानी से शिक्षा उसको मिल सके ऐसी उसकी ज़रूरत की पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन एकल शिक्षण मार्ग है ये
नेगेटिव पॉइंट है और नेगेटिव का आंसर नेगेटिव, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। आगे देखते हैं कि बंडूरा के अनुसार परीक्षणात्मक सीखने की कौन सी अंतर संबंधी प्रक्रिया नहीं है। अब बंडूरा महोदय जो है वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अवधारणाएं प्रक्रियाएं अवधारणात्मक प्रक्रियाएं करनी चाहिए, धारणात्मक प्रक्रियाएं करनी चाहिए, या फिर बोलता है कि प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं करनी चाहिए, फिर संयोजनात्मक प्रक्रियाएं करनी चाहिए। बंडूरा जो है उन्होंने एक परीक्षण किया था, आपने बंडूरा का परीक्षण देखा होगा। उसमें वो अवधानात्मक प्रक्रियाएं करवाते हैं कि उसका अवधान उस दिशा तक जाए, ऐसी उसमें व्यवधान प्रकट किया जाए ताकि वो सही मार्ग पर चल सके। वो धारणात्मक, और उसे ये भी उन्होंने उजागर की थी कि उसमें धारणाएं हो और उसमें प्रेरणात्मक हो, लेकिन उन्होंने कभी संयोजनात्मक की बातें नहीं की। तो यही इसका आंसर है, सही हो जाता है। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर और दोहराकर वही व्यवहार सीख लेता है तो उसे क्या कहते हैं। अब देखो, ये कह रहे हैं, बंडूरा महोदय कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा सामाजिक अधिगम, ऐसा कोई सामाजिक कार्य है जो कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उस व्यवहार को देखकर दोहराकर उसी के पदचिन्हों पर चलना शुरू कर देता है, तो क्या उसे अनुकूलन कहते हैं, क्या उसे आत्म प्रेक्षण कहते हैं, या फिर मॉडलिंग कहते हैं, या सार्थ्य प्रत्यागात्मक कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, मॉडलिंग कहते हैं। जैसे आज के ज़माने में कुछ लड़कियां, कुछ एक्टर्स जो होते हैं या एक्ट्रेस जो हीरोइंस होती है, उनके मॉडलिंग के आधार पर बालों का स्टाइल कर लेती है, उनके जैसा बोलना सीख जाती है, उनके जैसे कपड़े पहनने आदि जो इसके अंदर आते हैं, तो वो एक अधिगम अपना लेती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो लाइक ज़रूर करना। आपके इस भाई के लिए थोड़ा सा आपका कुछ सहयोग ज़रूर बनता है। आगे लिखा हुआ है कि स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार घटकीय वृद्धि में कौन सा उपघटक सम्मिलित नहीं है। यानी अब स्टर्नबर्ग ने अपने सिद्धांत त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था, उसमें कुछ घटक बताए थे, उनमें से उपघटक सम्मिलित नहीं है। जैसे कि मेटा घटक उनका था या नहीं था, आप बताओ। और प्रयोगात्मक घटक उन्होंने दिया था या नहीं दिया था, निष्पादन घटक उन्होंने दिया था, या ज्ञान संग्रह अर्जन घटक उन्होंने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो मेन टॉपिक है वो क्या है कि इस उन्होंने ये मेटा घटक दिया था और निष्पादन घटक दिया था और ज्ञान संग्रह का घटक दिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी निष्पादन घटक की बातें नहीं की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक अधिगम निर्योग्यता जो अंकगणितीय कौशल के अधिगम को प्रभावित करती है। अब देखो, ये कहना क्या चाह रहा है कि एक अधिगम यानी एक ऐसा कार्य है जिसकी निर्योग्यता, उसमें योग्यता की कमी है और अंकगणित के कौशल में, वो भी किस में, अंकगणित के कौशल में, तो वो अधिगम को प्रभावित करती है। तो आपको मालूम होगा कि जहाँ पर अंकगणित आ गया तो अंकगणित में क्या होता है कि अल्फ़ाबेट के साथ साथ जो 1 2 3 होती है उनको हम कैलकुलेटर के माध्यम से याद करते हैं, तो इसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर साझा करें और इसमें से 5 नंबर अब की स्टेट में प्राप्त करें। आगे देखते हैं, फ्रॉड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की 5 अवस्थाओं का सही क्रम का चयन कीजिए। अब देखो भाई, सिगमंड फ्रॉड ने मनोलैंगिक विकास की जो 5 अवस्थाएं बनाई थी, सिगमंड फ्रायड महोदय ने जो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई थी, उनकी 5 अवस्थाओं में जो है वो कौन सी विशेषता, जो उनका सही कालक्रम बताना है, उनका सही कालक्रम है, कौन सी का सही कालक्रम है।
मुखावस्था लिंग प्रधानावस्था होती है क्या, उवक्षता या गुदावस्था या ज्ञानेंद्रिय अवस्था। और आगे बोल रहा है कि गुदावस्था, अवस्था अवस्था, लिंग प्रधानता या जननेन्द्रिय अवस्था, मुखावस्था, गुदावस्था। देखो भाई इसमें क्या है कि सही क्रम बनाना है, तो सही क्रम बनाना है तो पहले इसमें क्या होगा कि सही क्रम का चयन करना है हमें। तो पहले सबसे पहले बच्चा क्या करता है कि जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने मुख से कुछ चीज़ें मुख में डालना शुरू करता है, और उसके बाद उसके गुदा अवस्था की मजबूती होती है, और उसके बाद वो लिंग प्रधान अवस्था में आता है, और उसके बाद अव्यक्तावस्था उसकी होती है, और उसके बाद जननेन्द्रिय अवस्था यानी जन्म देना, प्रोडक्ट बच्चे का आगे करने वाली जो अवस्था होती है, ये इसका सही कालक्रम है माना गया है। न कि पहले मुख आता है, गुद्दा तो आता ही नहीं है, मुख आता है। चलो इसको एक बार देख लेते हैं, गुद्दा कभी पहले नहीं आता और अवक्ता वक्ता बबू नहीं आती। तो ऑप्शन हमारा दो ही बचते हैं, ए 1 और 3 में से। तो पहले हमें ये एक शॉर्ट नॉलेज होना चाहिए कि मुख की जो अवस्था बच्चे की पहली अवस्था होती है, तो इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा 3 नंबर, मुखावस्था, उसके बाद गुदावस्था, उसके बाद लिंग प्रधानावस्था और अव्यक्तावस्था, और फिर होती है जननेन्द्रिय अवस्था। ये बच्चे की विकसित होती है, इसका कालक्रम ये पांचों विकसित इस तरह होती है। आगे है कि पेवलोव के शास्त्रीय अनुबंध अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक और अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक क्रम सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। अब पावलोव ने क्या किया कि पावलोव मोदी ने एक कुत्ते को ज़बरदस्ती बांधा और उसके साथ शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत देने की कोशिश की कि किस प्रकार एक कुत्ता घंटी और रोटी के साथ अपना संबंध स्थापित करता है। तो वो कहते हैं कि पावलोव मोदी कहते हैं कि समकालिक होता है, यानी उसी समय ज़्यादा रहता है, विलंबित में भी रहता है, या संकेत में होता है, या पश्चगामी में होता है। सीखने की जो प्रक्रिया है उसका कौन सा कालिक क्रम सीखने की सर्वाधिक प्रभावित करेगा, यानी सीखने को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा करता है। तो विलंबन जो होता है वो सीखने की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। सीखने की प्रक्रिया में विलंबन का कोई काम नहीं होता। तो आगे देखते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन अथवा सामान्यीकरण का क्षमता विकसित हो जाती है। यानी पियाजे महोदय, जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया और उन्होंने अपनी अवस्थाओं में कुछ चिंतन बताए थे जिसमें अमूर्त और सामान्यीकरण की क्षमता विकसित की जाती है। किसके माध्यम से की जाती है, वो कहते हैं कि संवेदीगामक होती है, या पूर्व संक्रिय अवस्था होती है, या मूर्त संक्रिय अवस्था में होती है, या फिर औपचारिक संक्रिय अवस्था में। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अमूर्त चिंतन और सामान्यीकरण की क्षमता जो विकसित होती है वो हमारी होती है औपचारिक संक्रिय अवस्था के अंतर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रिय अवस्था। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। अब देखो, अगर बच्चे प्रतिभाशाली है, अगर बच्चे प्रतिभाशाली है तो उनके लिए क्या नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र प्रोजेक्ट कार्य के अवसर देने चाहिए। देखो भाई, अब बच्चा क्या है, अपने आप सीख रहा है तो उसे ये तो कराना चाहिए, और उसे त्वरित भी करना चाहिए। लेकिन भाई उसे औपचारिक शिक्षण की ज़रूरत नहीं होती, तो ये और संवर्धन कार्य उसे कराना चाहिए। लेकिन इसका रॉन्ग आंसर है जो रहेगा, उपचारात्मक शिक्षण की उसे बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं होती। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। अब देखो, समावेशी शिक्षा
का सिद्धांत कौन सा नहीं है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है कि जो सबको मिलजुल कर सीखने, मिलजुल कर करने वाली होती है। सहयोग उसमें होता है, विविधता का जश्न मनाते हैं, शिक्षा का अधिकार का सिद्धांत इसमें है। लेकिन भाई इसमें जो अलग रखने का सिद्धांत की बात समावेशी शिक्षा नहीं करती, तो ये इसका अनुस्वर है जाएगा। तो ये अनुस्वर इसका रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता। यानी निम्न में से कौन सा तरीका व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता। यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार बच्चों में सीखने में कौन सा तरीका शिक्षण का समर्थन नहीं करता। तो इसमें विद्यार्थी का बड़ा समूह बनाएं, व्यक्तिगत अनुदेशन दें, पाठ्यक्रम अनुकूलन बनाएं, विद्यार्थी की क्षमताओं का ज्ञान हो। तो देखो भाई इसमें ये बातें सारी इसकी क्या है, सही है कि बच्चे को क्या करें, विद्यार्थियों की क्षमता में उसके अनुसार ज्ञान दें, पाठ्यक्रम उनके अनुकूल हो और व्यक्तिगत अनुदेशन हो। तो बड़े बड़े समूह बना के ऐसे नहीं करना है। तो ये इसका अनुस्वर जो है वो गलत है, हो जाएगा। तो ये 1 नंबर इसका ऑप्शन जो है राइट है होगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में क्या लिखा है कि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को की क्या भूमिका नहीं है। अब देखो कोई बच्चा विशिष्ट आवश्यकता की उसे जरूरत है और उसे पूरा करने के लिए शिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका नहीं होनी चाहिए। बिना भेदभाव के विद्यालय में प्रवेश देना या उनकी होनी चाहिए। सुलभ बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, जो सुविधाएं उन्हें लेनी है वो उसे मिलनी चाहिए। उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचान कर एक मुख्य धारा से बाहर रखना भी, आप जो कमज़ोर हो या आप जो इस मतलब जात से कबीले से जो भी हो, तो क्या उनको उस मुख्य धारा से अलग करना चाहिए। उन्हें आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। तो देखो इन बच्चों को क्या करना चाहिए, इन्हें ये भी करनी चाहिए और ये भी करनी चाहिए और ये भी करनी चाहिए, लेकिन इन बच्चों के साथ ये नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर